आज हम देखेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 5 जो है उसका अध्याय 4 जो संबंधित है संघ की न्यायपालिका से। संबंधित अनुच्छेद हैं 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, 124 राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग के कृत्य विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये असंवैधानिक। 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि, 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, धारा अनुच्छेद 131 का निरसित, 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, 136 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, 139 ए कुछ मामलों का अंतरण, 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां, 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, 144 ए निरसित, 145 न्यायालय के नियम आदि, 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय और 147 निर्वचन। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। खंड 1 भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायालयों से मिलकर बनेगा। खंड 2 अनुच्छेद 124 का में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। परंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। खंड 2A उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। खंड 3 कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। स्पष्टीकरण इस खंड में उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के
राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था। स्पष्टीकरण 2। इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसे न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है। खंड 4। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। खंड 5। संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। खंड 5। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। खंड 7। कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का या कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। तो खंड 1। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। उपखंड 2। प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे विशेषाधिकारों भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। परंतु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। खंड 1। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अहरित है और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नाम निर्दिष्ट करे न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। खंड 2। इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता शक्तियां विशेषाधिकार होंगे और उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अहरित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाले नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानन के लिए दंड देने की शक्ति होगी, ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे स्थान या ऐसे स्थानों में आदिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए क भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, ख एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच, और ग दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि और वह जहां तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखित से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। अनुच्छेद 131 का निरसित है। 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। तो खंड 1 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाहियों में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। खंड 3 जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अंतिम आदेश पद के अंतर्गत ऐसे विवाद का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। खंड 1 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाहियों में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A के अधीन प्रमाण पत्र प्रमाणित कर देता है कि क उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और ख उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। खंड 2 अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए उच्चतम न्यायालय के खंड 1 के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपीलों के आधार पर यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। खंड 3 इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता।
खंड एक, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाहियों में दिए गए किसी निर्णय, अंतिमादेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि क उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, या ख उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले का विचारण करने के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, या ग वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है, परंतु उपखंड ग के अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड 1 के अधीन इस निमित्त बनाए जाएं और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करे। खंड 2, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिमादेश, दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी। 134 से उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिमादेश या दंडादेश पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामले में संबंध यथा स्थिति अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड ग में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं। क यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा, और दूसरा, यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश, दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के बीच के ठीक पश्चात व्यथित पक्षकार द्वारा उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 133 या 134 के उपबंध लागू नहीं होते अधिकारिता और शक्तियां होंगी यदि उस समय उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थी। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। तो खंड 1, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। खंड 2, खंड 1 की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। तो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। तो खंड 1, उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। खंड 2, यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार के विशेष करार द्वारा प्रदान करे। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। तो संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। अनुच्छेद 139 ए कुछ मामलों का अंतरण। खंड 1,
यदि ऐसे मामले जिनमें विधि का समान या सारतः समान प्रश्न अंतर्वलित है उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के या दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न हैं, तो उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले और मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। परंतु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामले को उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उच्च न्यायालय को जिससे मामला मंगा लिया गया है लौटा सकेगा और वह उच्च न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा। खंड 2, यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही का अंतरण किए किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सकेगा। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। तो संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हो और उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक व वांछनीय प्रतीत हो। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। खंड 1 उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र किसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। खंड 2 संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने अथवा अपने किसी अवमानन का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। खंड 1 यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। खंड 2 राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतु में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उक्त परंतुक में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। तो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144 ए निरसित है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। तो खंड 1 संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं अर्थात क उस न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम। ख अपीलें सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में और अपीलों संबंधी अन्य विषयों के बारे में जिसके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर अपीलें उस न्यायालय में ग्रहण की जानी हैं नियम। ग भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी का प्रवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम। ग अनुच्छेद 139 क
के अधीन उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम। घ अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड ग के अधीन अपीलों को ग्रहण किए जाने के बारे में नियम। अंग उस न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या दिए गए आदेश का जिन शर्तों के अधीन हुए पुनर्विलोकन किया जा सकेगा उनके बारे में और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए प्रक्रिया के बारे में जिसके अंतर्गत वह समय भी है, जिसके भीतर ऐसे पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उस न्यायालय में ग्रहण किए जाने हैं। नियम। च उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों के और उनके आनुषंगिक खर्चे के बारे में तथा उसमें कार्यवाहियों से संबंधित प्रभारित की जाने वाली फीसों के बारे में। छ जमानत मंजूर करने के बारे में नियम। झ कार्यवाहियों में रोकने के बारे में नियम। झ जिस अपील के बारे में उस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह तुच्छ या तंग करने वाली है अथवा विलंब करने के प्रयोजन से की गई है, उसके संक्षिप्त अवधारण के लिए उपबंध करने वाले नियम। अज्ञा अनुच्छेद 317 के खंड 1 में निर्दिष्ट जांचों के लिए प्रक्रिया के बारे में नियम। खंड 2 खंड 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगी जो किसी प्रयोजन के लिए बैठकें और एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्तियों के लिए उपबंध कर सकेंगे। खंड 3 जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए इस संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। परंतु जहां अनुच्छेद 132 से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय 5 से कम न्यायाधीशों से मिलकर बना है और अपील की सुनवाई के दौरान उस न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका उदाहरण अपील के निपटाने के लिए आवश्यक है, वहां वह न्यायालय ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को जो ऐसे प्रश्न को अंतर्वलित करने वाले किसी मामले के विनिश्चय के लिए इस खंड के अपेक्षानुसार गठित किया जाता है उसकी राय के लिए निर्देशित करेगा और ऐसी राय की प्राप्ति पर उस अपील को उस राय के अनुरूप निपटाएगा। खंड 4 उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा अन्यथा नहीं और अनुच्छेद 143 के अधीन प्रत्येक प्रतिवेदन खुले न्यायालय में सुनाई गई राय के अनुसार ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं। खंड 5 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय और ऐसी प्रत्येक राय मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख्या की सहमति से ही दी जाएगी अन्यथा नहीं, किंतु इस खंड की कोई बात किसी ऐसे न्यायाधीश को जो सहमत नहीं है अपना विसम्मत निर्णय या राय देने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। खंड 1 उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे। परंतु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय में संलग्न नहीं है न्यायालय से संबंधित किसी पद पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा नहीं। खंड 2 संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं। परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए जहां तक वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित हैं राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। खंड 3 उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों और उनके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग होंगी। अनुच्छेद 147 निर्वचन इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के जिसके अंतर्गत इस अधिनियम की संशोधक अनुपूरक कोई अधिनियमिति है अथवा किसी सपरिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए
किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देश है। धन्यवाद।